रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3 जो हमारा ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड है, जिसमें हम 8 दिसंबर 2019 में हुए पेपर 1 यानी कि सीटेट का पेपर 1 रहा है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और एज आंसर की भी आप लोगों के सामने होगी, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन फ्रेमिंग भी जानेंगे। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आज की वीडियो हमारे सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, अपकमिंग जितने भी टेट्स एग्जाम है, हमारे यूपी टेट है, सुपर टेट है, आर टेट है, एस टेट है, एमपी टेट है, इन सभी के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि पैटर्न सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, बस लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही हम अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और लाइक इट जरूर कर दें, क्योंकि लास्ट तक आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक इट आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिलता है, तो इसे जरूर कंटिन्यू करें। सो स्टार्ट करेंगे। 61 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग, तो 61 का हमारा ईवीएस का पैटर्न आ जाता है। तो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस सीखने में प्रभावशाली यानी कि सबसे इफेक्टिव तरीका या तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो किसके जरिए जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एज अ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा? तो सही आंसर है हमारे इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि केवल ए एंड बी, ये दो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही होंगी। यानी कि बच्चों को वृत्तांत के जरिए, शॉर्ट फिल्म्स के जरिए हम बाय प्रोजेक्टर, जो हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, उसके जरिए हम बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं उन्हें, और कहानियों के जरिए भी सिखा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि बच्चे अपने आप को जोड़ देते हैं, रुचि लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ए एंड बी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 62 क्वेश्चन पर है, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है ये। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना का यानी कि रचना कौशलों का विकास करना, या बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ए बी सी, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही मानी जाती हैं अगर हम बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उन्हें चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेन उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और सौंदर्य संवेदना का विकास करना। तो ये तीनों ही डेवलप होंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है? सिद्धांत कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं आप लोग। तो कौन सा तरीका पर्यावरण अध्ययन के लिए मोस्ट हेल्पफुल होता है? तो सही आंसर है हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है सीखने के सतत और व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड है, जहां पर बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर से जो सिद्धांत है वो हेल्पफुल है पर्यावरण अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 64 यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखने यानी कि ग्रुप में सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी स्टेटमेंट है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी स्टेटमेंट है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। या डी स्टेटमेंट है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बी एंड सी, ओनली बी एंड सी स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है, और साथ ही समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर बनाता है। तो ओनली ये दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 65 क्वेश्चन पर यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन माना जाता है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, या समाचार पत्र कक्षा?
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे इफेक्टिव संसाधन यानी कि सोर्स के अकॉर्डिंग होगा, तो अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ABC तीनों ही बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं EVS को सिखाने में। इफेक्टिव तरीका माना जाता है, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 66 यानी कि 6th क्वेश्चन है। एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने डालने के लिए कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप यानी कि इस एक्टिविटी से अर्थपूर्ण सीखने का या सीखने के लिए क्या मिल सकता है या सीखने को क्या मिल सकता है। तो वो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, मांझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर रही है। बच्चों के क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित कर रही है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित कर रही है या बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, मांझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इस एक्टिविटी के जरिए वो इन तीनों कामों को कंटिन्यू करवा रही है ताकि जो बच्चे हैं वो इस सिचुएशन, इस कंडीशन के जरिए बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, आपस में डिस्कस कर सकें, इवन टीचर से भी डिस्कस कर सकें, इस यानी कि इस सिचुएशन के बाद होगा क्या, इस सिचुएशन में बच्चों को क्या जानने के लिए मिलेगा इसके जरिए, और उनकी जो उत्सुकता है इसके जरिए वो भी बढ़ेगी। तो सही आंसर हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 67 यानी कि 7th क्वेश्चन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। मैं ऑलरेडी हर वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि जिन क्वेश्चंस में नहीं, सत्य, असत्य, कम है, ज्यादा है या नहीं माना जाता, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें साधन नहीं माना जाता वो कौन सा बताना है ऑप्शन जो हेल्पफुल नहीं है। तो वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो या क्रम निर्माण मापनी। तो सही आंसर है जो कम हेल्पफुल है वो है हमारा इसका सेकंड ऑप्शन, यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फाइनल जो टर्म एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। यहाँ पर दूर करना होगा, याद रखेंगे, दूर करना चाहिए। आकलन के संकेतकों का उपयोग बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या कक्षा 5वीं के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो कौन सा दूर करना चाहिए, कौन सा मतलब कम हेल्पफुल है। अगेन ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। जो एक कम हेल्पफुल माना जाता है वो है हमारा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो ये एक इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, सिर्फ हम ये नहीं बता सकते बच्चों को कि उसका उत्तर है वो सही है या गलत है। इवन अगर वो गलत है तो उसका रीजन भी बताना है कि क्यों गलत है और उसको वो किस तरीके से सही कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें पर्यावरण अध्ययन में ही सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 69 यानी कि 9 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। बसंत कौरी, मैना, उल्लू या कौवा। तो सही आंसर है हमारा इसका सेकेंड ऑप्शन, यानी कि मैना। ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है और दक्षिण एशियाई पक्षी है, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, और ये ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। और इससे रिलेटेड अगर एक और चीज याद रखेंगे आप लोग तो ये है कि ये ओमनीवोरस है, यानी कि ये प्लांट्स वगैरह इन सबको भी खाती है और साथ ही जो फ्लैश वगैरह है इन सबको भी खाती है। और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अगर ये कहीं जा रही है तो ये ज्यादातर कई अदर जो बर्ड्स होते हैं उनके साथ ये जाना रहना पसंद करती है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क में बताना है, इसका साइंटिफिक नेम आप लोग करंट मतलब कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, देखती हूँ मैं कितने कैंडिडेट्स इसका फर्स्टली आंसर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 70 यानी कि 10 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, यानी कि ऑड वन आउट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो आप लोग देखें यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि कौवा,
घड़ियाल, कछुआ और मछली, ये तीनों की तीनों क्या है, एक्वाटिक एनिमल है, यानी कि वाटर एनिमल है, ठीक है। और कोआ सिर्फ एज अ बर्ड के अकॉर्डिंग आता है और ये पानी में भी नहीं रहता, तो इसलिए ये अलग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका कोआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है, यानी कि 11 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर दो आप लोगों को कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ आप लोगों को शहर यानी और राज्य दे रखे हैं, एक तरफ अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन दे रखा है। तो एक तरफ हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा, यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे सामने, और एक तरफ हमारे सामने 5 ऑप्शन है। तो इनको हमें मैच करना है और मैच करके बताना है कौन से शहर या राज्य का पर्टिकुलर अत्यधिक मोस्ट फेमस फूड है, तो बताना है। तो करेक्ट आंसर मैं बता दूं, सही आंसर यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन होगा। ए का 4th है, यानी कि सॉरी ए का 5th है, यानी कि हांगकांग में पकाया हुआ सांप सबसे मोस्ट फेमस फूड माना जाता है। बी का 1st हो जाएगा, यानी कि केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, टेपियोका होता है साबूदाने से बनी एक डिश होती है, एज अ ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं केरल के लोग इसे, और काफी चीजों से मिलाकर इसे बनाया जाता है। सी का है 2nd, यानी कि कश्मीर का है 2nd, सरसों के तेल में बनी मछली को वहां पर एज अ मोस्ट फेमस फूड माना जाता है। और डी है हमारा गोवा, गोवा में सबसे ज्यादा आप लोगों को नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली मिलेगी एज अ फेमस फूड के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन पर है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से होती हैं में रहते हैं। मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और 3rd स्टेटमेंट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है या रखते हैं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका 1st ऑप्शन, यानी कि ए एंड सी। ए एंड सी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और लेह कहाँ पर है, लेह है हमारा जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे ये जगह है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा देखा गया है कि वहां के जो पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, जिसमें से नीचे की मंजिल पर जानवरों को जरूरतों का सामान रखा जाता है और पहले वाली मंजिल पर वो लोग रहते हैं। और 1st ऑप्शन भी हमारा करेक्टली है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 73, यानी कि 13 क्वेश्चन, हाथियों के विषय में कथन दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट है हाथियों के बारे में। याद रखेंगे ये क्वेश्चन एवरी सीटेट या टेट एग्जाम में रिपीट होता है। तो हाथियों के बारे में आप लोगों को पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आप लोगों को मिलेंगी एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने 3rd, 4th और 5th क्लास के आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से। मेरे हिसाब से आप लोगों को ईवीएस में फुल से फुल ले सकते हैं। इट मीन्स 1 नंबर अगर बाय चांस हो जाए इधर उधर, नहीं तो आप 29 ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी ऑप्शन है हमारा, यानी कि स्टेटमेंट, किसी हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा हमारा इसका 2nd ऑप्शन, यानी कि ए, बी एंड डी। ये हमारी स्टेटमेंट सही है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। 3rd स्टेटमेंट सही है हमारी, सॉरी 1st ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्टली। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भी एरर लग रहा था, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो इसमें कुछ था इशू, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, और इसके अकॉर्डिंग मैं, हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1st ऑप्शन, यानी कि सी, डी और ए। सबसे पहले ए स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। फिर है हमारी सी स्टेटमेंट, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और लास्ट में जो हमारी स्टेटमेंट सही है, किसी भी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही होंगी और सिर्फ 2nd स्टेटमेंट हमारी सही नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका 1st ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से समूह जड़ों का है। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है, जड़ों के अकॉर्डिंग बताना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग बता ही देंगे।
शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा? तो वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, जड़ों का समूह है गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं शकरकंदी। शकरकंदी को इंग्लिश में बोला जाता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, मूली को आप लोगों को पता है रेडिश बोलते हैं, हल्दी को आप लोगों को पता है टर्मरिक बोलते हैं, गाजर आप लोगों को पता है कैरेट बोलते हैं गाजर को, चुकंदर आप लोगों को पता नहीं होगा या पता है मुझे नहीं पता, बट शुगर बीट बोलते हैं, मैं बता दूं क्लियरली, शुगर बीट चुकंदर को बोलते हैं। मूली को बोलते हैं रेडिश, अगेन चुकंदर आ गया, शुगर बीट, आलू को बोलते हैं पोटैटो, अदरक को बोलते हैं जिंजर, गाजर को अगेन कैरेट, हल्दी को टर्मरिक और अदरक को जिंजर। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में भी नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है रेगिस्तान के राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है। और अगर मैं बात करूं इसके यानी कि इस पेड़ के बारे में, तो ये 700 ईयर्स तक जीता है, यानी कि इसकी जो लाइफ लाइन है वो 700 ईयर्स तक है। और अगर इसके बारे में मैं बात करूं, थोड़े से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप लोगों को पता होनी चाहिए, कैनबरा होती है, मतलब है। और आबू धाबी जो किसकी है? आबू धाबी है हमारी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, ये याद रखेंगे। राजस्थान के आप लोगों को पता है पिंक सिटी यानी कि जयपुर। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के अकॉर्डिंग है और आप लोगों को बताना है जो रेगिस्तानी ओक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और वो भी साइंटिफिक नेम से ही रिलेटेड पूछे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे अपने नेम के साथ। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक आप लोगों को थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात के नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2009 यानी कि 11:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो यात्रा में ट्रेन का औसत चाल बताना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। टोटल यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है वो है हमारी 2120 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग टोटल टाइम निकालेंगे। जब आप लोग इसको टोटल टाइम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों के सामने निकल जाएगा इसका टाइम 40 आवर्स। ठीक है, 40 आवर्स से निकलेंगे। और आप लोगों को पता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे 21 अपॉन में 40 और इस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल? तो सही आंसर है हमारा इसका सेकंड ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी, जो रिटायर्ड हो चुकी हैं। याद रखेंगे ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, वेट लिफ्टर थी ये और फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और इन्हें बहुत सारे मतलब कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री है, राजीव गांधी खेल रत्न है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में और वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है रिसेंटली और वो बहुत ही कम एज में ब्रांड एम्बेसडर बनी है और वो भी हमारी मतलब स्पोर्ट से ही रिलेटेड है। ब्रांड एम्बेसडर है और यंग है, मतलब ये उनका नाम यंग ब्रांड एम्बेसडर में आता है और बनी है यानी कि फीमेल है, तो उनका नाम बताएंगे। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे सामने 18 क्वेश्चन है। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, तो वह कौन सा बुखार है?
चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू, मियादी बुखार या मलेरिया? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि मलेरिया। मलेरिया कौन से परजीवी से होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम करके एक हमारा परजीवी है, पर्टिकुलर मच्छरों के काटने से होता है, तो उसके जरिए ये होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 79 क्वेश्चन पर, निपेथिन। निपेथिन का मतलब होता है पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट याद रखेंगे, इसे बोला जाता है इंग्लिश में पिक्चर प्लांट। ये एक ऐसा पौधा है जो विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है, इसमें फंस जाते हैं वो कीड़े मकोड़े और बाहर नहीं निकल पाते। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो करेक्ट मैं बता दूं, सही आंसर हमारा इसका ए एंड बी ही होगा, यानी कि है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, एक बार मैंने इस क्वेश्चन को एज अ जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की जो क्विज थी वहां पर इसको किया था, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने बताया था इसका सेकेंड ऑप्शन यानी कि ABC तीनों को ही बता दिया है। बट सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को सेल्फ नहीं फंसाता है। एक्चुअल में इसका जो आकार होता है यहाँ पर इस तरीके से एक पत्ती होती है और इस तरीके से इसकी मतलब कि इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पर इसकी जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और ये पत्ती होती है बहुत ही स्लिपरी होती है, यानी कि बहुत ही फिसलन होती है इसके ऊपर, और फिसल कर वो कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिक इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ पानी यानी कि लिक्विड होता है और वो पॉइजन वाला लिक्विड होता है। ठीक है, और वो कीड़े मकोड़े अपने आप इस लिक्विड में जाकर चले जाते हैं और जिससे ये मतलब कि इसका एज अ भोजन बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी स्टोरी है, याद रखेंगे। मांसाहारी प्लांट बोला जाता है इसे और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में भी पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में आप लोगों को पता है गांधी जी का जन्म भी हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूं, नमक कानून के ऊपर कर लगाने के लिए इस यात्रा को शुरू किया, इस आंदोलन को शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी कर लगा दिया था। तो फाइनली इन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की थी और ये यात्रा इन्होंने स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इतने दिनों तक ये यात्रा चली और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब पूरा आंदोलन कंप्लीट किया और सक्सेस भी हुए थे इसके अंदर। तो ये थे आप लोगों के सामने क्वेश्चंस जो हमने कंटिन्यू किए हैं। हालांकि इसके 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक मिलने पर ही मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगी। तो लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिल सकें, और ज्वाइन करें ग्रुप्स और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़े, वहाँ पर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्लासेस। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर के साथ साथ फॉलो भी करें। थैंक यू। और भी जो लिंक है उन सभी से भी मुझसे जुड़ें। थैंक यू।